नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुसीबत न तो कम ही हो रही है और न ही सबसे बड़े उद्योगपति और प्रधानमंत्री मोदी के मित्र गौतम अडानी पर आने वाली आफत ही कम हो रही है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। किस तरीके से खुलासे हो रहे हैं? अब हिंडनबर्ग के बाद फोर्ब्स ने जिस तरीके से खुलासा किया है, उसके बाद तो सब कुछ आईने की तरह साफ दिखाई देने लगा है कि किस तरीके से सत्ता का घालमेल और दुरुपयोग करके गौतम अडानी ने पूरी दुनिया में क्या क्या खेल नहीं खेला है। संपत्ति गिरवी रखी, अपनी जमीन अडानी प्रॉपर्टीज के नाम से जो उनकी कंपनी है, उनकी मुंबई बांद्रा में जो जमीन है वो गिरवी रखी और अब तो रशियन बैंक में भी करोड़ों रुपए के शेयर गिरवी रखने की बात सामने आई है। और इस मामले में मेन एक्सक्यूज गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी है। हम आपको इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताएं कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लपेटे में आ गए और गौतम अडानी पर किस तरीके से लगातार आफत आने लगी है। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें। दरअसल इस देश में इस तरह का खेल तो 2014 से ही शुरू हो गया था। सब कुछ राष्ट्रहित और हिंदुत्व की आड़ में अपराध को फलने फूलने का जो अवसर दिया गया, वह आखिर क्यों लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद को लेकर और अपने उद्योगपति मित्रों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा था कि दुनिया में भारत का नाम बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से मामले सामने आए हैं उससे भारत की छीछा लेदर हुई है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र माने जाने वाले भारत में यदि प्रधानमंत्री की छवि अलोकतांत्रिक बनने लगी है पूरी दुनिया में और इसे बांगड़ बिल्ले अब देश पर हमला बता रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? गौतम अडानी का मामला जब सामने आया, हिंडनबर्ग ने जब रिपोर्ट पेश की, तो गौतम अडानी ने इसे भारत पर हमला करार दिया था और यही बात तमाम बांगड़ बिल्ले भी करने लगे थे। लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद तो निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप जिस शेयर पर पैसे लगाए हैं वह गिरवी रखा है। सोचिए जरा कि किस तरीके का खेल इस देश में होने लगा था। जमीन, आकाश, पाताल सब कुछ अडानी के हवाले कर देने के सत्ता की सोच ने क्या कुछ इस देश में गड़बड़ झाला किया, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन बांगड़ बिल्ले अब भी माहौल बनाने में लगे हैं और कहा जा रहा है और यह परसेप्शन गढ़ा जा रहा है कि मोदी को बदनाम करने के लिए और इस देश को बदनाम करने के लिए विदेशी साजिश कर रहे हैं। ये वही बांगड़ बिल्ले हैं जब विदेश में मोदी के स्वागत पर आह्लादित हो जाते हैं, लेकिन अब जब एक एक मामले परत दर परत खुलने लगे हैं तो यही बांगड़ बिल्ले अब विदेशी साजिश बता रहे हैं, दूसरे देशों को गाली दे रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री लपेटे में आ गए। नोटबंदी का मामला आप देखिए कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। जिन शब्दों और भाषाओं का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने किया था, वैसी भाषा का प्रयोग किसी भी सरकार के खिलाफ कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। लेकिन बांगड़ बिल्लों को लगता था कि यह सब सुप्रीम कोर्ट की साजिश है। इसके बाद आप आइए चुनाव आयुक्त में नियुक्ति को लेकर, चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर
किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, 24 घंटे के अंदर की गई नियुक्ति को लेकर क्या कुछ नहीं कहा था, लेकिन तब भी मामला देश हित में टाल दिया गया, हिंदुत्व की आड़ में छुपा लिया गया। इसके बाद जजों की नियुक्ति को लेकर किस तरीके से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव हुआ, खुले आम किस तरीके से कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट पर प्रहार कर रहे थे, वह भी इस देश देखा है। लेकिन यह दौर मोदी युग है, यह दौर अलोकतांत्रिक की पराकाष्ठा को पार करने वाला युग है। भले ही इस देश में इमरजेंसी नहीं लगी हो, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की घेराबंदी की जाने लगी है वह भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन एक परसेप्शन गढ़ा गया कि मोदी है तभी हिंदुत्व की रक्षा हो सकती है, आरएसएस है तभी तक हिंदुत्व है। लेकिन हकीकत क्या यही है? यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए आज उठा रहे हैं क्योंकि जब आरएसएस नहीं था तब भी हिंदुत्व था, और आरएसएस के रहने और नहीं रहने से हिंदुत्व को कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन जो परसेप्शन गढ़ा गया, झूठ, नफरत और अफवाह के सहारे लोगों के दिलो दिमाग में जहर बोया गया, उसका असर कब टूटेगा, यह सबसे बड़ा सवाल आज इस देश के सामने खड़ा है। क्योंकि इस देश में यदि वर्तमान दौर में जो महंगाई है उसकी एकमात्र वजह मोदी सरकार है। करोड़ों रुपए उद्योगपतियों के बट्टा खाते में डाल दिया गया और मनमाना टैक्स आम लोगों से वसूला गया। जीएसटी में किस तरीके से विसंगतियां रही, इससे छोटे व्यापारी किस हद तक प्रभावित हुए और आम लोग किस तरीके से टैक्स दे रहे हैं, यह सरकार के आंकड़े ही बता रहे हैं कि बड़े लोग केवल 20-30% टैक्स दे रहे हैं और 70% टैक्स मध्यम वर्ग व गरीबों से यह मोदी सरकार वसूल रही है। ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है कोयला ढुलाई के नाम पर, और पेट्रोल डीजल में मनमाना टैक्स बढ़ा दिया गया है ताकि आम आदमी ट्रेनों में सफर न करके निजी वाहनों से सफर कर पेट्रोल में टैक्स दे। इस तरीके से जीएसटी वसूलने के या सरकारी खजाना भरने के नए नए तरीके इजाद किए गए। एयरपोर्ट, खदान, बंदरगाह, सब कुछ अदानी को सौंपने के बाद भी अब जब अदानी का मामला सामने आने लगा है तो क्या ठगा महसूस नहीं किया जाएगा? यकीनन यही कुछ हुआ है, क्योंकि यह परसेप्शन गढ़ा गया कि मोदी है तो ही सब कुछ ठीक है। इससे पहले तमाम जितने भी राजनीतिक दल और उनके नेता थे उन्हें हिंदुत्व विरोधी घोषित किया गया। यह अलग बात है कि वही बांगर बिल्ले उन विपक्ष के नेताओं के साथ रिश्तेदारी निभाते हैं, गलबैया करते हैं, लेकिन आम आदमी के सामने यह परसेप्शन गढ़ा गया कि भाजपा ही हिंदूवादी पार्टी है, बाकी कोई हिंदूवादी पार्टी नहीं है। और शायद उसके मुकाबले में जब शिवसेना खड़ी थी, भाजपा से ज्यादा कट्टर हिंदुत्व की छवि शिवसेना पर थी, तो अपनी छवि को बनाने के लिए शिवसेना के साथ क्या कुछ किया गया वह भी इस देश ने देखा है। ऐसी तमाम परिस्थितियों के बाद क्या अब भी यह समझ नहीं आ रहा है सत्ता का खेल लोगों को? क्या 2024 की स्थिति वही रहेगी? यकीनन, क्योंकि शायद जो जहर बोया गया है वह इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला है। बड़ा लंबा प्रभाव रहा है बोने का भी और लोगों के दिलो दिमाग में बैठाने का भी। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 100 साल से यह जहर लगातार बोया जा रहा था। छोटे से छोटे मामले को बड़ा करके बताया जा रहा था और एक धर्म विशेष के लोगों को किस तरीके से राजनीति से ही पूरी तरीके से किनारे कर दिया गया वह भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में यदि गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार कहते हैं कि आओ हमारे साथ एक हो जाओ, भाजपा दाई के अंक में सिमट जाएगी, लेकिन यह हो सकता है क्योंकि सब राजनीतिक दलों का अपना खेल है, सब राजनीतिक दल अपना विस्तार चाहते हैं। इस परिस्थितियों को लेकर कांग्रेस
की क्या भूमिका है। कांग्रेस तो देशद्रोहियों की पार्टी घोषित की ही जा चुकी है। और यही नहीं, उन गलतियों के आश्रय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश की जाती है, जिन गलतियों का उनसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ऐसी परिस्थितियां जब देश में निर्मित है, तो क्या नरेंद्र मोदी को घेरने की तैयारी नए सिरे से हो गई? मुद्दे के आश्रय क्या नरेंद्र मोदी को घेरा जा सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। धन्यवाद।